जहां जहां तक आज 1:15 तक जहां तक हो जाएगा, बताएंगे आज 1:15 पे कितना सिलेबस आ रहा है। अभी तक तो यही है, जहां जहां तक वहां वहां तक यही होना चाहिए बेटा यार। इसमें कुछ पूछने की बात है कि कहां तक आ रहा है, आराम से। तो लास्ट लेक्चर में प्रोडक्टिविटी पे बातें हो रही थी, और प्रोडक्टिविटी के बारे में आपने जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी, जीएसपी, एनएसपी को पढ़ लिया है। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को अगर हम कंपेयर करते हैं, तुरंत तुरंत जल्दी आ जाओ बेटा। टेरेस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास है, और एक्वेटिक एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ के पास है। यहां आप सब बच्चे ये जानते हैं पहले से कि कोरल रीफ रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। इनकी सरफेस पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, तो प्रोडक्टिविटी भी। लेकिन अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि टेरेस्ट्रियल एरिया की प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक से ज्यादा ज्यादा। आराम से बैठ जाओ, आज एक ही टेबल पे इतने सारे मत बैठो, जगह है आज। हाँ, आराम से बैठ जाओ बेटा। एक ही टेबल पे 10-10 बैठ जाते हैं, क्या मामला है? अब मैं समझ पा रहा हूं मैं। आज ये भावुक हो गया, आज तो बालक कुछ कर गुजरेगा आज ये। चलिए बेटा, कोई बात नहीं, जिसको जहां अच्छा लग रहा है बैठ जाइए। आगे भी आप बैठ सकते हैं, जगह है। आज बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और जो आज टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सही बात है यार बेटा, अगर इतनी तैयारी करे उसके बाद भी अगर गलत हो जाए तो फिर क्या मतलब है फिर? हाँ, बोलेंगे बेटा, वो आते ही बोलना है ये बात कि बायोलॉजी में तो एटलीस्ट 360 से 360 ही होना चाहिए। एनसीईआरटी ही आएगा, जो पढ़ा दिया उससे बाहर थोड़ी जाता है कभी। ये मैंने कई बार बोल दी है आप लोगों से कि क्वेश्चन गलत होता है तो उसके पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो मैंने नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ा, और मैंने नहीं पढ़ा है ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। कल पहला माइनर है, मैं समझ सकता हूं आपका दिमाग बस में नहीं रहा। चलिए, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लगभग इक्वल आप मैंग्रूव्स को रख सकते हैं। बेटा बातें नहीं होनी चाहिए, अब पढ़ाई पे ध्यान। इसके लगभग इक्वल आप एश्यूरीज को रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इकोटॉन एरिया है, और इकोटॉन है तो डाइवर्सिटी, तो प्रोडक्टिविटी भी। रेन फॉरेस्ट के बाद में, ये आवाजें कहां से हैं इधर? बात नहीं। रेन फॉरेस्ट के बाद में डेसिडुअस, और डेसिडुअस के बाद में कॉनिफेरस आएगा,
और कॉनिफेरस के बाद में टुंड्रा या फिर डेजर्ट्स। आप तो जानते ही बेटा, टुंड्रा बर्फ से ढका इलाका है, वहां की डाइवर्सिटी बहुत कम, इसी तरह से डेजर्ट की डाइवर्सिटी भी बहुत कम। समझ जाओ, टुंड्रा और डेजर्ट हमारी अर्थ के टेरेस्ट्रियल एरिया के लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया है। यहां कोरल रीफ के बाद में कौन आएगा? लेक। लेक के बाद में रिवर। अरे रिवर तो बड़ी होती है ना लेक से, फिर भी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि बहता हुआ पानी है, और बहते हुए पानी में प्रोड्यूसर की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है बेटा। यहां बोर्ड पे देखो बेटा, कुछ है? आ जाओ पीछे। अरे अरे अरे, तू तो जा। पहले तो ये जिसको ज बोलना नहीं आता वो मत बोला करो। जाओ कहने से थोड़ी काम चलता है, जाओ थोड़ा ना, इसका तलफ्फुज में सुधार करना पड़ेगा। तो तो यहाँ पर लेक और रिवर में, रिवर बहता हुआ पानी है, इसलिए प्रोड्यूसर की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, तो प्रोडक्टिविटी कम है बेटा। और यहाँ पर इसके बाद में फिर डीप लेक, जहां पर लाइट ही नहीं है, वहां की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होगी। डीप लेक और डीप ओशन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। आप सब जानते हैं कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम। इसके 3 कारण पहले मैंने आपको बता दिए थे। बायोमास कम, क्लोरोफिल कंटेंट कम, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम। आज 3 कारण और बताएंगे, जिसमें पहला कारण आता है कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर है बेटा एक्वेटिक एरिया में, क्योंकि डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। दूसरा कारण यहां पर है कि ओशियंस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है बेटा ओशियंस में। यहां ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि यहां नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स नहीं है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि यहां नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स क्यों नहीं है, तो आंसर बोलो, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए यहां नहीं रह पाते। उसके बाद में लैक, लैक फॉस्फोरस डेफिशिएंट होती है बेटा, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि लैक डीप होती है, फॉस्फोरस डेंस होता है। ये डीडी समझ में आ रहा है? लैक डीप होती है, फॉस्फोरस डेंस होता है, ये ऊपर फाइटोप्लैंक्टन तक नहीं पहुंच पाता। तो अब आपके पास में टोटल 6 कारण हो गए, जिसको देखकर आप कह सकते हो कि टेरेस्ट्रियल एरिया से एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी कम होती है। 6 कारण मैं सबके सारे के सारे एक साथ रिपीट करूंगा। पहला, बायोमास कम। दूसरा, क्लोरोफिल कंटेंट कम। तीसरा, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम। नेक्स्ट, लाइट लिमिटिंग फैक्टर, ओशियंस नाइट्रोजन और लेक फॉस्फोरस डेफिशिएंट है। आपके एनसीईआरटी भी लिख रही है कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम होती है। क्यों? आप अपने टीचर से डिस्कस करें, आज आप वही कर रहे हैं। ठीक बात है? बट इधर ध्यान दो, कहां तक समझाया? बड़े हो गए अब आप लोग, ऐसे डिस्टर्ब मत करो बेटा। आप खुद मस्ती करो तो बाहर चले जाया करो। यहाँ कौन कैसे पढ़ने आया है आपको नहीं पता बेटा। हर आदमी, हर बच्चा आपकी तरह इतना अमीर हो जरूरी थोड़ी है, तो उसको तो डिस्टर्ब मत करो बेटा। तो ये अब कंप्लीट, और अब आगे बढ़ते हैं। ये हटा दूं क्या? पलट दे पत्ता, जल्दी बेटा जल्दी, तुरंत। अगर हम क्रॉपलैंड्स की बात करते हैं,
तो क्रॉपलैंड्स में 2 ही क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है। नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट करो। हाँ, क्योंकि फास्फोरस डेंस होता है और लेक डीप होती है, तो वो डीप रहेगा, नीचे पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं आ पाएगा फाइटोप्लैंक्टन के पास। और इसका रिलेशन बनाओ, जब हम यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे तो झील में फास्फोरस ही बढ़ाएंगे, और जब फास्फोरस बढ़ जाएगा तो ब्लूम आ जाएंगे, क्योंकि वहां फिर प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट होने लग जाएगी। अगर आप देखते हैं तो क्रॉपलैंड्स के अंदर 2 ही क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है, एक तो बेटा शुगर केन और एक राइस। शुगर केन और राइस में भी अगर आपको वेटेज देना पड़े तो शुगर केन ज्यादा है, क्योंकि ये C4 प्लांट है, और C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर आपको शुगर केन को ज्यादा वेटेज देना है। आपके एनसीईआरटी लिख रही है कि हमारे बायोस्फीयर का टोटल प्रोडक्शन, ये एस्टिमेटेड डेटा है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। बायोस्फीयर में टोटल प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन है, 170 बिलियन टन। और इसमें से अगर आज हम देखें तो ओशन का हिस्सा भले ही ज्यादा हो, लेकिन वहां की प्रोडक्टिविटी केवल 55 बिलियन टन है। यहां 115 बिलियन है। ऐसा यही समझा रही है की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम। यहाँ पर अगर 1 देखते हैं तो अराउंड 32, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 170 बिलियन टन मतलब वजन देखा है, और वजन तो मास का ही, बायोमास का ही होगा। इसका मतलब कि ये डेटा एनपीपी का है। ये डेटा किसका है? एनपीपी, क्योंकि बायोमास एनपीपी से ही बनता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि डेटा एनपीपी से ही लिया गया है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ही है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 243, एनसीईआरटी पत्ता नंबर 243। द एनुअल, आगे पढ़ो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स ये डेटा किसका है बेटा? एनपीपी का है। Annual net primary productivity of the whole biosphere is approx 170 billion ton। ठीक है, तो ये यहां पर एनपीपी का डेटा है, जीपीपी का नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिलियन टन्स वजन देखा है, और वजन बायोमास का निकाला है, और बायोमास किससे बनता है? एनपीपी से। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बेटा यहां पर एक बात डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जब सक्सेशन आगे प्रोसीड करता है तो एनसीपी में कमी आती है। एनसीपी वही है ना जो फाइनल बचत है। देखते हैं, इसका लिंक बना लो, बस दिमाग में थोड़ा सा, जिसने पढ़ा है उसे याद आ जाएगा। P/B लो होता है। P बोले तो फोटोसिंथेसिस, B बोले तो बायोम,
एक टाइम के बाद वो बायोमास ज्यादा बढ़ता है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है। जब खाने वाले बढ़ जाएंगे तो टोटल बचत में कमी आ जाएगी, और बचत में कमी क्या कहलाता है? एनसीपी कम। डायरेक्ट ऐसे ही याद रख लो कि जब सक्सेशन आगे बढ़ता है तो एनसीपी कम होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में एनसीपी भी नहीं दिया है, इसलिए इसको नहीं समझाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोडक्टिविटी। और अब हम ए बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा याद कीजिए, जब इकोसिस्टम की शुरुआत की थी हमने तो कंपोनेंट्स पढ़े थे बायोटिक और ए। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर तीनों हमने पढ़ लिए। फिर तीनों को अरेंज करके फूड चेन भी बना ली। फिर उसके बाद में हमने फूड चेन पढ़ते हुए एक फंक्शन पढ़ा, एनर्जी फ्लो। वहीं पर हमने फूड वेब भी पढ़ा। फूड वेब के बाद में हमने पिरामिड्स को पढ़ा। पिरामिड्स के बाद प्रोडक्टिविटी दूसरा फंक्शन हो गया। इकोसिस्टम के दो और फंक्शन बचते हैं, एक तो डीकम्पोजिशन और एक बायो जियो केमिकल साइकिल। दो फंक्शन बचते हैं अभी। और ए बायोटिक फैक्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये दोनों फंक्शन भी आ जाएंगे। तो अभी ए बायोटिक फैक्टर की शुरुआत करते हैं, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर। तो सबसे पहले लाइट। ए बायोटिक फैक्टर, और इसमें आज सबसे पहले लाइट को पढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले ये बता चुका हूं कि लाइट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। आपको फिर एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ऑप्शन बोलूंगा, फिर आपको आंसर बोलना है। प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर है टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट। तो प्रायोरिटी सी पे जाएगी। डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा टेम्परेचर। यहां पर बेटा हमारी अर्थ पे वैसे तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है लाइट। हमारी अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है लाइट, लेकिन ओनली सोर्स नहीं। ओनली सोर्स नहीं, हमारी अर्थ पे कुछ एरिया ऐसे भी है जहां लाइट नहीं पहुंच पाती, तो फिर एनर्जी के कुछ और सोर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे डीप ओशन एरिया, यहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही, तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पानी में फिर गर्मी बढ़ जाती है। और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि अर्थ की हीट ही निकल के बाहर आ रही है। और नीचे की तरफ इस तरह की अपीयरेंस आती है जैसे किसी ने गर्म पानी के फव्वारे चला दिए हो। इन वेंट्स लाइक अपीयरेंस को आप हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। बेटा जब वॉल्केनिक लावा आता है तो एक साथ बल्क बाहर आता है, लेकिन ये स्लोली हीट बाहर आ रही है, और इसे हाइड्रोथर्मल वेंट कहेंगे, या फिर जियोथर्मल वेंट के नाम से भी पुकारते हैं। जियोथर्मल कहने से बात ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये जियो का ही थर्मल है, अर्थ की ही हीट है जो कि निकल के बाहर आएगी, और यहां का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतना भयंकर टेम्परेचर झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो रह लेता है। आर्की बैक्टीरिया, ऐसा क्या है उसके पास जो रह लेता है? बहुत गजब, उसके पास कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, उसके पास कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन है। कॉम्प्लेक्स आउटर कवरिंग अगर होगी तो वो वहां पर रह पा रहा है। और यही हीट एनर्जी उसकी एनर्जी का सोर्स बनती है। यहां पर वो H2S का ब्रेक डाउन करता है और अपनी एनर्जी लेता है। इसलिए इन आर्की बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि ये केमिकल को तोड़कर अपनी एनर्जी ले रहे हैं। ये हीट उसके एंजाइम को एक्टिव करती है, और वो केमिकल का ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा के ईटीएस में चलाता है और एटीपी बनाता है।
समझ जाओ, आर्की बैक्टीरिया के लिए एनर्जी सोर्स यही हीट एनर्जी है। तो क्या लाइट हमारी अर्थ पे एनर्जी का ओनली सोर्स है? नहीं बेटा। जब आप अपने एनसीईआरटी बुक को, जब आप एनसीईआरटी को पत्ता 2, 4, 5 पे पढ़ते हो, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी खुद ही लिख रही है, एनसीईआरटी खुद ही लिख रही है, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट को छोड़ के सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ यहां से लाइन पढ़ लेते हैं, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे वाला भी पढ़ो, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, इनके अलावा। इसका मतलब हमारी अर्थ पे लाइट के अलावा भी, सनलाइट के अलावा भी एनर्जी के कुछ और सोर्स हैं, और वो क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहां आर्की बैक्टीरिया इतना ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है, मैंने आपको समझा दिया। अगर एल्गीज की सीक्वेंस आपसे पूछी जाती है कि कौन सी एल्गी कहां रहती है, अगर एल्गीज की सीक्वेंस आपसे पूछी जाती है, तो आपको यह कहना है कि सरफेस पर मिलने वाली मोस्टली एल्गी कौन सी है? ग्रीन एल्गी। उसके बाद में बहुत बढ़िया। क्या रेड एल्गी डीप सी में रहना पसंद करती है? क्यों बेटा? फाइकोइरिथ्रेन, ये बात प्लांट डाइवर्सिटी में आपको समझाई जाएगी। तो यहां पर आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि अमंग तीनों जो एल्गीज है, उनमें से सबसे डीप जो रहने वाली एल्गी होती है वो रेड एल्गी होती है, ध्यान रखेंगे। पेज पलट दें। ब्लू लाइट से फोटोसिंथेसिस करती है, सनलाइट यूज करती है नेचुरली। ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू का लेमडा कम, एनर्जी ज्यादा, पेनिट्रेशन ज्यादा है। हो गया? अब ये रही हमारी अर्थ, ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। अगर मैंने शब्द एटमॉस्फेयर लिखा तो आप बच्चे समझ जाओ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मो एक्सो सब आ गया। जब सन से लाइट हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है, तो बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आने से पहले हर एक सनरे के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसे सोलर कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं। मैं रिपीट करूंगा, शब्दों को फिर सुन लेंगे। जब सन से लाइट हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है, तो बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहां आने के बाद में एब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर हर एक सनरे के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं बेटा। उसकी वैल्यू यहां पर है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहां ऐसा कहने से तो और अच्छे से समझ में आ गया, यूनिट टाइम यूनिट एरिया में जो एनर्जी है वो सोलर कांस्टेंट है। और जब लाइट एटमॉस्फेयर में आके हमारी अर्थ सरफेस पे टकराती है, तो यहां से सरफेस उसे रिफ्लेक्ट भी करता है। सरफेस कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, वो सरफेस का एल्बिडो वैल्यू कहलाता है।
एल्बिडो वैल्यू सरफेस का है, यहां लाइट गिर रही है तो यहां से कितना रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो एल्बिडो वैल्यू है। जैसे ब्लैक बॉडी का एल्बिडो ऑलमोस्ट जीरो ही है, मैं सारा ही एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर भी कुछ आपको ज्यादा डीप में जाके बताते हैं, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट शब्द यूज कर लिया। तो यहां ध्यान देंगे कि स्नो हमारी अर्थ सरफेस पर सबसे ज्यादा एल्बिडो वैल्यू रखता है, क्योंकि एक तो वाइट सरफेस है, छोटे छोटे पार्टिकल इतने पास आ जाते हैं कि मिरर सरफेस बन जाती है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। यहां पर डेजर्ट्स का जो एल्बिडो होता है वो 20 से 30% होता है बेटा, और फॉरेस्ट का जो एल्बिडो वैल्यू है वो 5 से 10% होता है। फॉरेस्ट का एल्बिडो कम क्यों है? क्योंकि ट्रीज लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो रिफ्लेक्शन कम होगा, तो इसलिए एल्बिडो कम। अगर ऐसा कह दें तो भी चलेगा कि हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर, सरफेस के लिए कहना, ट्रीज के लिए नहीं। सरफेस के लिए कहो कि हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर, जिसका एल्बिडो ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। आगे बढ़ते हैं, तो यहां दो ही शब्द जानने के हैं, सोलर कांस्टेंट और एल्बिडो। वैसे सोलर कांस्टेंट को फिजिक्स में जब हीट पढ़ाएंगे तो वहां भी सर बताएंगे आपको। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात देखेंगे, लिख लो बेटा जल्दी जल्दी। हटा दूं आप? लिखो बेटा जल्दी लिखो। चले अब, चलिए अब आराम से बात समझना। सन से आने वाली टोटल लाइट हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती, 1/4 बीच में एब्जॉर्ब, 1/4 बीच में रिफ्लेक्ट, अराउंड हाफ ही है जो हमारी अर्थ सरफेस पे आता है। और जो अर्थ सरफेस पे आता है ISR कहलाता है। सही है? ISR किसे कहते हैं बेटा? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। बच्चों अब समझते चलना, क्योंकि एक बार में ही क्लिक होना चाहिए ये जो मैं बता रहा हूं। अब आगे मैं डिवीजन करूंगा टोटल सनलाइट का नहीं, ISR का। टोटल जब आ रही थी उसका आधा हो गया ISR। अब ISR को आगे डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारी अर्थ सरफेस पे आ रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं, और ISR को दो पार्ट में डिवाइड इस बेसिस पे किया जा रहा है कि ISR का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है उसे आप यहां विजिबल लाइट के नाम से पुकारते हैं। पहले तो विजिबल कह दे। विजिबल लाइट वही है जो 400 से 700 nm है, जिसे आप पार भी कहते हैं। PAR क्या होता है? पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। सही है? तो यहां ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस है बेटा, और जो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आ रहा उसे आप अदर लाइट के नाम से पुकारेंगे। अदर लाइट जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूवी है, कॉस्मिक है, एक्सरे है, गामा रे है, इंफ्रारेड है, एक्सेट्रा, जो भी बच गया। तो यहां पर बेटा पहले जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैंने टोटल सनलाइट को डिवाइड किया कि ISR को? ISR को किस बेसिस पे डिवाइड किया?
जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है वो विजिबल लाइट, जो नहीं आता वो यहां पर ध्यान रखेंगे। अगर हम ऐसा कहें कि ISR का 50% विजिबल लाइट है और 50% अदर लाइट है तो कोई गलत नहीं है। वैसे सच में देखा जाए तो 50 से ये थोड़ा कम है और ये 50 से थोड़ा, लेकिन 50-50 भी कह दो तो चलेगा। स्टेटमेंट आ रहा है, टोटल सनलाइट का 50% है ISR। हाँ, अरे टोटल सनलाइट का 50% है ISR। ISR का 50% R50 पार हुआ ना, आर पार। तो बेटा याद रखो, टोटल सनलाइट का 50%, ISR का 50%, R और 50 पार। ये तो क्लियर है सबको। अब ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना कि जो ISR प्लांट के ऊपर गिर रही है उसका केवल 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 1 से 5% ही फोटोसिंथेसिस होता है। गजब के लॉस हो जाते हैं। केवल 1 से 5% ही कन्वर्जन है, भारी लॉस। तो पार का कितना होगा? 2 से 10, डबल क्यों कर दिया? तो फिर बताओ मुझे, ISR और पार में फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा हो रहा है? इक्वल हो रहा है, इक्वल इक्वल हो रहा है फोटोसिंथेसिस दोनों में। बोर्ड पे देखो, समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बेटा, हर महीने आपके पास आपके घर से 100 रुपए आते हैं। ज्यादा बता दिया? अच्छा। उसमें से आपने पक्का डिसाइड कर रखा है कि आप 10 रुपए अपने बेस्ट फ्रेंड को देते हैं कि भाई मेरे पास से खर्च हो जाते हैं, तो जमा करके रखा कर, कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। एक बार गलती से आपके पास 50 रुपए ही पहुंचे, लेकिन आप वादे के बहुत पक्के हो। आपने तुरंत 10 रुपए उस तक पहुंचा दिए कि तू तो रख, बाकी मैं संभाल लूंगा जो भी है आगे। जब आपके पास 100 रुपए आते थे तो आप टोटल मनी का 10, और जब 50 आए तो टोटल का 20% आपने दिया है। अब जो नेक्स्ट मैं बोलूंगा वो समझ में आ जाना चाहिए बेटा। चाहे ISR गिरे, चाहे पार गिरे, फोटोसिंथेसिस तो उतना ही होगा जितना होना है, क्योंकि जब ISR गिरती है तब भी यूज पार ही होती है। क्या अदर लाइट से फोटोसिंथेसिस हो जाता है क्या? चाहे ISR गिरे, फोटोसिंथेसिस तो उतना ही होगा जितना होना है। लेकिन जब ISR से देखते हैं तो 100 से देखते हैं, पार से देखते हैं तो 50 से देखते हैं, इसलिए डबल करते हैं। तो वहां 1 से 5, यहां 2 से 10 कर दिया। अब तो समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो बेटा आप बताओ, ISR और पार में परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा? पार में ज्यादा। परसेंटेज ऑफ फूड 2 से 10%। परसेंट अमाउंट पूछे तो इक्वल है। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बात? अमाउंट इक्वल है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो 2 से 10% हो रहा है। सही है, यही है बेटा। बाकी की लाइट हमारे काम की नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे चलकर पॉल्यूशन में हम यूवी को पढ़ेंगे तो आज कुछ चर्चा हो ही जाए। 100 से 400 नैनोमीटर का लैम्डा रखती है यूवी, और यहां आज हम यूवी को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। यूवी सी, यूवी यूवी ए। ठीक बात। यहां 100 से 280 nm सी, 280 टू 320 nm, 320 टू 400 nm। बताइए सबसे कम लेमडा किसका? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास? सबसे घातक
मोस्ट लीथल यूवी मानी जाती है सी। किस पर गिर जाए यूवीसी तो किसी कम का नहीं रहे, फाइल बंद। भारी एनर्जी वाली रेज है, लेकिन इसको हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं आने दिया जाता, इसको बीच में ही कोई रोक लेता है। कौन रोकता है इसे? ओजोन। ये रही हमारी अर्थ, ये रहा यहाँ पर ट्रोपो, ये रहा स्ट्रेटोस्फीयर, ये रही ओजोन। क्या सब बच्चे जानते हैं कि ओजोन लेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल लगातार टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं? टूटने और बनने में एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसकी यूज होती है जिसके पास ज्यादा है। एबीसी में किसके पास ज्यादा? तो यूवीसी की एनर्जी को यहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे आगे बात समझ रहे हैं। यूवीसी की एनर्जी को क्या कर लिया? एनर्जी में कमी आ गई। जब ये वहां से क्रॉस करेगी तो क्या उसी एनर्जी के साथ होगी? तो कहो सी ना रही, सी ना रही, अब वो बी और ए की रेंज में हमारे पास आ रही है, तो क्या वो इतनी घातक होगी? ना बेटा। तो ओजोन इसे वहीं रोक लेती है, और बी जो नीचे आ रही है वो नुकसान तो करती है बेटा। ये नुकसान कर रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और होने वाले नुकसान अगर हम देखें तो इससे यहां पर बेटा म्यूटेशन क्रिएट हो जाते हैं। थाइमीन डाइमर आपने पढ़े होंगे। इससे बेटा स्किन कैंसर, मेलानोमा कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, ये सब एनसीईआरटी लिख रही है भाई पॉल्यूशन में आगे। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, इसके आगे एम नीचे लिखा है बेटा, पिगमेंटोसम। म्यूटेशन, स्किन कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, इसमें कॉर्निया में स्वेलिंग हो जाती है। स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, कॉर्निया की स्वेलिंग है बेटा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, यहां स्किन पर व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर इसे याद रखना है तो क्या कहना पड़ेगा कि जब डर्मा पर पिगमेंट हो जाता है जीरो, डर्मा पे पिगमेंट जीरो, तभी तो जीरो डर्मा पिगमेंटोसम होता है, कलर व्हाइट हो जाएगा। तो डर्मा पे पिगमेंट जीरो, जीरो डर्मा पिगमेंटोसम। ठीक बात। क्वेश्चन आ रहा है, ये पत्ता अभी वापस पीछे आ जाएंगे हम, पहले क्वेश्चन देख लें। अरे ऐसे कैसे? हाँ, आ जाओ क्वेश्चन। जे रही पीपी, पीसी, एससी, टीसी। 1 2 3 4 5 6 किलो कैलोरी। T1, टी टी टी, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, यहां कितनी एनर्जी? गजब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सन से पीपी 1 से 5%, 5 तो मैक्सिमम है, रेयर होता है। आपको तो एक ही लेके चलना है, नहीं समझे के बाद? 5 तो रेयर है, आपको तो एक ही लेके चलना है। उसके बाद में फिर आगे की तरफ 10%, 10, तो फिर यहां से जब आए तो 1%, 2 हट जाओ,
4 रह जाओ, 1 हट जाओ, 3 रह जाओ, 1 हट जाओ, 2 रह जाओ। समझ पा रहे हैं कि आप? तो इस तरह से आंसर आ जाएगा बेटा। बस बताना यही था कि सन से पीपी 1% है, 10 मत ले लेना। 1 से 5% होता है, 5 मैक्सिमम है, जो रेयर है वो रेयर है, उसको नहीं काउंट। आप तो जो हो ही रहा है उसको लेके चलेंगे, और वो है 1। ठीक बात। एनसीईआरटी बता दो चार। नो, यही बनाया था। 1 2 3 4 5 6। ठीक बात। यहां से यहां क्या कहना? 1%। आगे ना 4। फिर क्या कहना? 10%, 10%, 10%। जे रहा T1, T2, T3, T4 और T3 पर। सो आंसर आ ही रहा है आपका। ठीक। इस पिरामिड के नीचे जो लिखा है उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, वरना मैं चाहूं तो ऐसा कह के भी आगे बढ़ जाऊं कि बेटा करेक्शन करके ये लिख लो तो फिर सही हो जाएगा। पर करेक्शन मत करो, जो लिख रहा है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स convert only 1% of the energy in the sunlight available to them। बस कोमा लगा दो यहां, इनटू एनपीपी, क्योंकि जो 1% बन रहा है वो तो जीपीपी है। हम चाहते तो पीछे वाले एनपीपी को कटवा के जीपीपी लिखवा देते हैं, तो फिर तो सारे चक्कर खत्म हो जाते, कोई बात नहीं, इनटू जीपीपी। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को समझने की कोशिश करें तो छोटा सा कोमा ही लगा लेना। जो बना है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? एनपीपी में, इनटू एनपी। फर्दर कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? जो 1% कन्वर्जन हुआ है, द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम, वो किस में हुआ है? फिर क्या हो रहा है? इनटू, उसको एनपीपी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक बात। वैसे एक बात है बेटा, लाइट आ रही या नहीं, इससे दिन और रात डिसाइड होते हैं। कितनी बड़ी बात बताई मैंने आपको। लाइट है तो दिन, नहीं तो। इससे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो दिन में और कुछ ऐसे हैं जो रात में खाने के लिए बाहर निकलते हैं, जिनको आप नॉक्टर्नल डायर्नल्स के नाम से पुकारते हैं। लाइट आ रही है तो उसकी क्वालिटी और ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर 12 घंटे से ज्यादा के लिए आई है तो समर टाइम होगा, 12 घंटे से कम के लिए आई है तो विंटर होगा। अरे इससे तो सीजन डिसाइड हो गए। तो क्या सीजनल ब्रीडर पे फर्क पड़ गया? प्लांट के फोटो पीरियड पे फर्क पड़ गया? क्या माइग्रेशन पे फर्क पड़ गया? लाइट क्या क्या कर रही है ये मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी कह रही है बेटा। पत्ता 222 पर 222 222। यहां पर लाइट देख पा रहे हैं आप? लाइट में काउंट करके 10वीं लाइन पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां एक शब्द मिलेगा क्यूज।
क्यूज का मीनिंग होता है क्लू। क्लू कह दीजिए, संकेत कह दीजिए, इशारा कह दीजिए, जो भी है। लाइट एक प्रकार का क्लू दे रही है नॉकटर्नल को। लाइट है या नहीं है, नहीं है तो नॉकटर्नल बाहर आ जाओ, ये क्लू है। तो इस तरह का लाइट एक प्रकार का संकेत है प्लांट के फोटो पीरियड के लिए, माइग्रेशन के लिए। सब बातें बेटा यहाँ मेंशन है, आप एक बार इसे यहाँ से जरूर पढ़ लेंगे। ठीक बात। सब बच्चे फोरेजिंग का मतलब तो जानते हैं ना, खाने के लिए। ठीक है, यहां पर ये सब बातें देखो, फोटो पीरियड भी आ जाएगा, माइग्रेशन भी आ जाएगा, सब चीजें आएंगी, चिंता मत करो। माइग्रेटरी एक्टिविटी सब आ जाएगा, तो ये जरूर पढ़ना है यहां से। और अब ये वाला पत्ता हो गया, जल्दी तुरंत चिप लो। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, बहुत समझने वाला है। आज लास्ट में आपको एनसीईआरटी के सारे पेजेस बता दिए जाएंगे, जहां जहां से अब तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नोटबुक भी पढ़ ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो तुरंत कर देंगे आप। बहुत सिंपल होता है सब, बहुत सिंपल। इकोलॉजी से कहां टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल बेटा। आज बनाया तो है बेटा, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया बेटा। आगे ये वाला पेज कहाँ गया, वो एक पेज और था ना, इसके नीचे आ गया शायद, वो लास्ट में आ गया क्या? ये रहा। क्वेश्चन भी लिख लिया सबने? और अब नेक्स्ट टेम्परेचर बेटा। ईएलपी सॉल्व करते जा रहे हो? हो गया। एक और ए बायोटिक फैक्टर आ गया, टेम्परेचर बेटा। बस अब बोर्ड पे ही देखो। मोस्ट इफेक्ट, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। आज हम टेम्परेचर को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। एंजाइम अगर इफेक्ट हुआ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ तो ग्रोथ हुआ। फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। तो चलो फिर टेम्परेचर को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते चलते हैं। पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, एनिमल्स। सबसे पहले सभी बच्चों के मन में यह क्लियर हो जाना चाहिए कि बॉडी के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो फिजियोलॉजी है। हमारा इंटरनल टिश्यू स्ट्रक्चर एनाटॉमी है, और जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है बेटा,
फिजियोलॉजी को बायोकेमिकल भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन फिजियोलॉजी है तो उसे बायोकेमिकल के नाम से भी पुकारते हैं। अभी बात हो रही है मॉर्फोलॉजी की, मतलब एनिमल का एक्सटर्नल शेप और साइज मॉर्फोलॉजी है। टेम्परेचर से उस पर फर्क पड़ता है। कोल्ड एरिया में रहने वाला एनिमल बड़ी बॉडी साइज का होगा कि छोटा टेम्परेचर से इफेक्टेड है। वार्म एरिया में रहने वाला एनिमल बड़ी बॉडी साइज का होगा कि छोटा टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। वार्म एरिया में कैसा होना चाहिए, कोल्ड एरिया में कैसा होना चाहिए, समझ जाओगे आप अपने आप जब पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया रिलेशन समझ में आएगा। अगर आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया रिलेशन समझ में आ गया तो आप खुद ही कह दोगे कि कोल्ड में ये रहेगा और वार्म में ये रहेगा। तो पहले बेटा बायोलॉजी के हिसाब से वॉल्यूम सरफेस एरिया रिलेशन समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा एनिमल है, ऐसे बना दो, और हमारे पास एक बड़ा एनिमल है, लार्ज एनिमल। सबसे पहले मैंने छोटे एनिमल का वॉल्यूम मेजर किया, जो भी आया, सरफेस एरिया मेजर किया, जो भी आया। जैसे ही हम बड़े पे गए तो यहां भी बेटा हमने सरफेस एरिया देखा, वॉल्यूम देखा, लेकिन ये क्या हुआ, जब हम छोटे से बड़े पे आए तो जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है और सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ता है। तो जब हम छोटे से बड़े एनिमल पे गए तो जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया। मान लो बेटा आपको समझाने के लिए चलो मैं ऐसा कह देता हूं कि सरफेस एरिया 2 है और वॉल्यूम 3 है। अब डायरेक्ट इसी पे स्क्वायर और क्यूब अप्लाई कर दो। अगर ऐसा किया तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो हो गया 4 और ये हो गया 27। अरे बात समझ पा रहे हैं क्या? 27 और 4 के बीच में 23 का डिफरेंस है। 3 और 2 के बीच में, क्या मैं ऐसा कह दूं कि बड़े वाले के पास में वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम, छोटे वाले के पास वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा? मैंने ये नहीं कहा कि 2 3 से बड़ा होता है, कंपैरिजन एक का ही डिफरेंस है, यहां 23 का डिफरेंस है। ये बात सब बच्चों तक पहुंची कि नहीं भाई? बड़े वाले एनिमल में वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया, छोटे वाले में वॉल्यूम के कंपैरिजन में, जिसके पास में वॉल्यूम ज्यादा उसके पास नंबर ऑफ सेल, उसके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन भी, पक्की बात है। और जिसके पास में वॉल्यूम कम है उसके पास में नंबर ऑफ सेल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। एक काम करो रे बेटा, छोटे और बड़े दोनों को उठा के कोल्ड एरिया में पटक दो। पटक दिया दोनों को कोल्ड एरिया में, बाहर ठंड है, हीट लॉस होगा बॉडी से बाहर की तरफ। क्या सब बच्चे ये जानते हैं कि हीट गेन हीट लॉस फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया? बड़े वाले एनिमल के पास वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया, तो होने वाला हीट लॉस। छोटे वाले के पास में वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया, तो होने वाला हीट लॉस। अरे समझ पा रहे बेटा? नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ में आए तभी हाँ भरना, झूठी हाँ नहीं चलेगी। छोटे और बड़े में देखो तो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट बड़ा ज्यादा लॉस करता है।
यहाँ सरफेस एरिया कितना है, यहाँ कितना है, अमाउंट ऑफ हीट अगर देखूं छोटे और बड़े में तो बड़ा ज्यादा लॉस करता है। ये समझ में आया कि नहीं आए? तो फिर नेक्स्ट सुनो, पूरा सुनना दोबारा। अमाउंट ऑफ हीट देखूं छोटे और बड़े में तो बड़ा ज्यादा लॉस करता है, लेकिन जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, वो छोटा ज्यादा करता है। नहीं ना? जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, उसका परसेंटेज ऐसे ही देख ले, 3 में से 2, उधर 27 में से 4। कुछ समझ पा रहा है क्या? 3 में से 2 लॉस कर दिया तो परसेंट निकालो, और 27 में से 4 लॉस किया तो परसेंट निकालो, किसका ज्यादा है? 3 में से 2 का ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं समझ पा रहे क्या? मतलब असली बायोलॉजी वाले बन जाते हो यार। मतलब पहुंचा कि नहीं भाई? जिसको नहीं आया वो कह दो बेटा। अच्छा नहीं आया बेटा, और रे देख सीधी सीधी बात, वो तो नंबर से देख ले, जो नंबर लिखे हैं ना वहां बस उन्हीं नंबर से देख ले बेटा। 27 में से मैंने 4 हटा दिए तो कितना बचा? 3 में से 2 हटा दिए तो कितना बचा? 1 ही बचा। इसका मतलब कि 3 में से 2 अगर परसेंटेज निकालेगी तो 50 से ज्यादा गया नहीं गया। वहां 27 में से 4 परसेंटेज कितना जा रहा होगा? बहुत कम है ना। तो इसका मतलब अगर मैं जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है का परसेंटेज निकालूं तो छोटे के पास ज्यादा है कि बड़े के पास? वही तो कह रहा हूं मैं। अब तो आ गया होगा। जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, वो कौन ज्यादा करता है? तो फिर बताओ, बॉडी में ज्यादा हीट कौन कंजर्व करके रखेगा कोल्ड एरिया में? बड़ा। तो कोल्ड एरिया में कौन रहेगा? ये बात अब तो समझ गए होंगे आप। तो यहां बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पहुंच ही नहीं पाएगी बात। तो छोटे एनिमल और बड़े एनिमल में अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा कौन लॉस करता है? बड़ा। बस यही कंफ्यूजन है बेटा। आप छोटे और बड़े में अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा कौन लॉस करता है? बड़ा। लेकिन जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, जितना बनाता है उसमें, उसका परसेंटेज कौन ज्यादा लॉस कर? छोटा। ये बात, यही बात बर्जमैन भी कह के गए हैं, या बर्गमैन। हाँ बेटा, क्या हो गया? ऐसे वैसे नहीं चल रहा? और मैं तो पता ही नहीं लगा कि गर्मी भी हो रही है। देखो आप, इनको सब पते लगते हैं कब गर्मी हो रही है, कब क्या हो रहा है। इधर दिमाग लगाओ इधर, इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा आपको। दिमागी गर्मी ठंड पे रहते हैं। कुछ और कह रहे हो क्या? अच्छा स्लाइड वहीं रखूं अभी? रखूंगा बेटा, अभी रुक जाओ। अभी नोट करना, ये पूरा हो जाने दो फिर एक साथ। इधर पहले देखो, इधर इन्होंने भी यही कहा कि कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए। पहले समझ लो, पेन साइड में रख दो। और वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए। जैसे देखो ना, डेजर्ट लिजार्ड को देखो, छोटी है बेचारी। देखो रे देखो, कंगारू रेट को देखो, छोटा है ना बेचारा। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कैमल चल रहा है। फिर समझो बेटा आप, बिल्कुल अब शांतिपूर्वक बैठ जाओ इधर। आप कहेंगे कि ठीक है, बात समझ में आ गई कि कोल्ड एरिया में बॉडी के अंदर ज्यादा हीट कंजर्व करना बड़े वाले एनिमल को आता है, तो कोल्ड एरिया में बड़ी बॉडी साइज का रहेगा और वार्म एरिया में छोटी बॉडी साइज का रहेगा। ठीक बात। लेकिन कैमल तो इसको फॉलो नहीं कर रहा। कैमल तो बड़ी बॉडी साइज का है और वो तो वार्म एरिया में रह रहा है। फिर कैसे? नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनिज्म अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल, क्या बोला? क्या बोला?
मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट है तो कोल्ड में बड़ा और वार्म में छोटा ही होगा। कह दिया, बस कह दिया। बात समझ आ रही है? अगर इसका अपोजिट आपको दिखता है, इधर ही सीरियस रहो थोड़ा इधर, अगर इसका अपोजिट आपको दिखता है तो कहो वो अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट, फिजियोलॉजिकल अडेप्ट है। तो बताओ, कैमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट है कि फिजियोलॉजिकल? अगर वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट होता तो उसकी बॉडी साइज बड़ी होती कि छोटी? जे बात। तो समझ जाओ बेटा, यहां कैमल के पास अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये थोड़ा ध्यान देते रहना इधर, फिर बाद में फिर कहते हो बाहर आके। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कैमल के पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट जरूर पहुंचना चाहिए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते रहो। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी तो है ही। हमने तो पहले लेक्चर में कह दिया, एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। याद रखना, मैंने कैमल के आगे लिखा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, वो एरिया का नहीं लिखा, एरिया का नहीं लिखा। एरिया का तो कहने की क्या बात है, वो तो है ही। एरिया का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन सबके पास। डेजर्ट लिजार्ड, तुम कम पानी पी के रहती हो, रहना पड़ेगा, तुम्हारे इलाके में पानी कम है। कंगारू रेट, तुम जिंदगी में कभी पानी नहीं पीते, करना पड़ेगा, पानी कम है। कैमल, एक बार में बहुत सारा पानी पी के बहुत दिन तक नहीं पीते, करना पड़ेगा, पानी कम। ये तो सबके पास। फिजियोलॉजी अपने अपने एरिया की सबके पास। मैंने कैमल के आगे लिखा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये एरिया का नहीं लिखा, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का लिखा है। एरिया की फिजियोलॉजी तो सबके पास, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को फिजियोलॉजी से मेंटेन करना हर किसी के बस की बात। खर्चा आता है इसमें, और खर्चा वही करता है जिसके पास होता है। इस मामले में हमारी अर्थ पे केवल 1% ही अमीर है बेटा। केवल 1%। बेटा आराम से आराम से, पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ाते रहते हो, आपके मुंह में घी शक्कर बेटा। तो याद रखो, इस मामले में केवल 1% ही अमीर है, जिसमें मैमल और बर्ड आते हैं। बाकी के 99% गरीबी में जी रहे हैं बेटा। आप लोग भी अमीर हो, कौन गरीब है यहाँ, सब अमीर है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, आप डॉक्टर बन रहे हैं, सब गजब हो जाएगा मतलब। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो आप उत्साह देखो, आप दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है। अरे नेक्स्ट, अब इधर बातें नहीं, आप बात नहीं, ये जानबूझ के चालाकी कर रहे हैं ताकि ज्यादा नहीं पढ़ा दिया जाए, मैं समझ पा रहा हूं मैं। तो कैमल के आगे मैंने लिखा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तो ये एरिया का है कि बॉडी के टेम्परेचर को? बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने का फिजियोलॉजी क्या सबके पास? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात। इसमें खर्चा आता है, और खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं, वही करेगा जिसके पास होगा। और इस मामले में 1% अमीर मैमल और बर्ड, ये उन्हीं अमीरों में से एक है। जरा सोच के देखो, कैमल के पास में बॉडी साइज बड़ी, तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम, और वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया। अगर बॉडी साइज बड़ी है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी।
मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन भी, और बाहर भी हीट ज्यादा और अंदर भी हीट ज्यादा। बॉडी की हीट को बाहर कैसे निकाले? जल्दी जल्दी एक काम करो, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करो। बॉडी पर, स्किन पर पसीना आएगा और पसीने की लेयर बनेगी। जब गर्म हवा पसीने से टकराएगी तो ठंडी होकर स्किन तक जाएगी। मैंने पहले भी बोला, ये वैसा ही हो रहा है जैसे कूलर की जाली में पानी गिर रहा है। बाहर से गर्म हवा टकरा के ठंडी होके अंदर आती है। बिल्कुल सिमिलर कूलिंग इफेक्ट चल रहा है। लेकिन जल्दी बताइए, स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करना क्या बिना खर्चे के हो जाएगा? खर्चीला पड़ता है, और खर्चा वही करेगा जिसके पास। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट। बेचारे गरीबों के पास खर्च करने के लिए नहीं था, तभी तो ऊपर वाले ने मॉर्फोलॉजी दे दी। नहीं है ना तुम्हारे पास खर्च करने को, जाओ जाओ सरफेस एरिया से मैनेज करो। तो देखो बेचारी गरीब को, देखो ये रही सरफेस एरिया से मैनेज कर रही है ना। देखो इस गरीब को देखो, ये भी तो सरफेस एरिया से कर रहा है ना। ये गरीब नहीं है, अमीर है, ये नॉर्मल है वो। यहां तक की बात सबको क्लियर बेटा? बर्जमैन का रूल समझ में आ गया? एलन ने भी बर्जमैन को सपोर्ट किया। पता है एलन का रूल जानते हो आप? नहीं बेटा, आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। एलन ने क्या कहा, इधर सुनेंगे आप। एलन ने कहा कि बर्जमैन सही कहते हैं। एलन ने किसको सपोर्ट किया? सही कह, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी, लेकिन इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट छोटे होने चाहिए। अरे इधर इधर इधर, अरे समझ पा रहे बेटा आप? जैसे टेल, विंग्स, लिम्स, स्नॉट। स्नॉट जानते हो क्या आप? स्नॉट किसको कहते हैं? अच्छा, वो काऊ का जो लंबा सा मुंह नहीं होता, उसको स्नॉट। ये ये कोल्ड एरिया में रहने वालों की पिचकी होती है बेटा, वार्म एरिया वालों में लॉन्ग। और इस तरह से यहां पर आइज वगैरह भी लिख ही सकते हो। विंग्स आए गए, ठीक है। पहले समझो इसको, अब बस हो गई मस्ती। इधर मान लीजिए एक बड़ा एनिमल है, वॉल्यूम ज्यादा, सरफेस एरिया कम, बाहर ठंड है, तो इसने बचाई ना हीट यहां पर। लेकिन अगर इसकी पूंछ भी इतनी ही बड़ी हो जाए, तो बढ़ा दिया ना पूंछ ने सरफेस एरिया, हो गया ना लॉस, गजब का लॉस। किस काम की है बड़ी पूंछ? छोटी रख। समझ पा रहे हैं बेटा आप? तो क्या कहना चाह रहे हैं ये क्लियर हो रहा है आपको यहां से? लेकिन कोई भी बालक या बालिका एलन और बर्जमैन को ह्यूमन पे अप्लाई ना करे। ह्यूमन अमीरों का अमीर है, बहुत है उसके पास खर्च करने के लिए। वो अपनी फिजियोलॉजी से मैनेज कर सकता है, उसके पास खूब एनर्जी है, उसको नहीं है जरूरत किसी, मतलब समझ पा। बर्जमैन और एलन रूल को फॉलो करने की, अगर ऐसा है
तो वो मैनेज करना जानता है। तो ह्यूमन पे अप्लाई मत करो बेटा। वार्म एरिया में बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो बस, और क्या। बॉडी साइज छोटी होगी और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जैसे डेजर्ट लिजार्ड को देखिए आप, छोटी है बेचारी लेकिन पूंछ बड़ी है। कैंगारू रेट में भी वही हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये दोनों बर्जमैन और एलन रूल, ये दोनों मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है बेटा, समझ पा रहे हैं आप। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनेंगे जल्दी। वैसे तो अमीरों को किसी भी तरह की मॉर्फोलॉजी की जरूरत नहीं है, एलन और बर्जमैन रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अमीर ऐसे हैं जो मॉर्फोलॉजी का सहारा लेकर होने वाले खर्चे में कमी कर देते हैं। कैमल को ही देखो ना, टांगे बड़ी बड़ी हो गई, और जब इसके लिम्स बड़े बड़े हो जाएंगे तो दो फायदे हो गए। पहला, सरफेस एरिया बढ़ गया। दूसरा, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, सैंड से बॉडी का डिस्टेंस बढ़ गया। फायदे समझ में आ रहे हैं। एलिफेंट देखो, कान बड़े बड़े हो गए। कान बड़े बड़े होने से दो फायदे हो गए, एक तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और दूसरा पीछे स्किन पे पसीना आ रहा है, रेगुलर हवा फेंक कर ठंडक फैलाई जा रही है। नहीं बेटा, मक्खियां नहीं उड़ाता, हवा फेंकता। अगर ऐसा है तो समझ जाओ ये ऐसे अमीरों के एग्जाम्पल हैं जो अमीर होकर भी गरीबों वाली हरकत कर रहे हैं। मतलब समझ जाओ यहां पर, अरे अरे समझ जाओ, एलन और बर्जमैन सिर्फ गरीबों के नहीं है, अमीर भी इन्हें फॉलो करते हैं। ठीक बात। तो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें क्लियर है आपको। नेक्स्ट आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी, जल्दी नोट कर लो भाई। क्या हो रहा है आप लोगों को आजकल, पता नहीं, गजब ही भावुक हो रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा मंडे से, शांति रखना है, पढ़ाई करनी है। कभी कभार हंस ली, हर बात में नहीं हंसना होता। बहुत माहौल खराब कर दिया इन्होंने क्लास का। नहीं बेटा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलन क्या लेने आ रहा है यहाँ पर। चलिए चलिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एलन का नाम आते ही बच्चे मोबाइल निकाल लेते हैं कि क्या कहते हैं सर एलन के लिए, देखें। हाँ हाँ, शातिर हो गए सब। हाँ, ये हो गया क्या, उससे पीछे वाली स्लाइड वो नहीं हुई अभी। जल्दी बेटा जल्दी नोट कर ले, सब अच्छे है बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी, पेज पलट दे अब। अगर ऑर्गेनिज्म अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट है तो कोल्ड में बड़ा, वार्म में छोटा ही होगा। अगर इसका अपोजिट वो है तो वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट नहीं है, फिजियोलॉजिकल अडेप्ट है। वैसे तो अमीरों को मॉर्फोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही अमीर बिना मॉर्फोलॉजी के रहेंगे। कुछ मॉर्फोलॉजी का सहारा लेकर होने वाले खर्चे में कमी करते हैं। पॉलर बेयर एग्जाम्पल देखें आप, बड़ी बॉडी साइज भी रखता है,
पूंछ भी छोटी रखता है, मतलब वो सारी चीजें जो मॉर्फोलॉजी की है उसे फॉलो कर रहा है ताकि होने वाले खर्च में कमी कर पाए। यहीं पर एनसीईआरटी लिखती है कि हमिंग बर्ड और श्रू, हमिंग बर्ड, श्रू, ये बर्ड और मैमल का एग्जांपल है, दोनों बहुत छोटे होते हैं। इनके लिखा है कि इन्हें कोल्ड एरिया में रहना भारी खर्चीला पड़ता है। क्यों बेटा? छोटे हैं तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया, तो हीट लॉस भी, तो फिर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो खर्चा तो आएगा ना। तो ये कर सकते हैं, अमीर हैं, लेकिन इन्हें खर्चीला पड़ता है। खर्चीला इसलिए पड़ता है क्योंकि ये अपने इलाके के अपोजिट रह रहे हैं मॉर्फोलॉजी में, तो इसलिए इनको फिजियोलॉजी से मैनेज करने में ज्यादा खर्चीला पड़ रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी दूसरा पॉइंट है। चलेंगे, अभी चलेंगे, चिंता मत करो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, वैसे तो मैंने आपसे कहा कि अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी सबके पास, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो कह देना ऑर्गेनिज्म से कि फिजियोलॉजी बदल ले। अगर वो बदल सकता है तो रह लेगा, नहीं तो। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदलना भी हर किसी के बस की बात। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदलना एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपनी फिजियोलॉजी को बदल लेना एक्लिमेटाइजेशन है। क्या है एक्लिमेटाइजेशन? इंटरनल, मेटाबॉलिक, या फिर कह दीजिए फिजियोलॉजिकल चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपनी फिजियोलॉजी को बदल लेना, वही एक्लिमेटाइजेशन है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं वो एक्लिमेटाइजेशन को दशानुकूलन कहते हैं। यहां अनुकूलन का मतलब अडप्टेशन है, और दशा तो सब समझते ही है, सराउंडिंग, जैसी दशा वैसा अडप्टेशन। समझ पा रहे हैं क्या आप? तो याद रखो, जिस तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बने उसके अकॉर्डिंग इंटरनल को बदल लेना क्या कहलाता है? एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। यहां बहुत गजब का एग्जाम्पल है एक्लिमेटाइजेशन का, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, यहां पर ये स्मॉल ए कर दो वरना कंफ्यूजन आ जाएगा। ये एल्टीट्यूड सिकनेस, जब हम प्लेन्स पे रहने वाले पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम, तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे नौजिया, घबराहट हो रही है ना, फटिग, थकावट, और हार्ट पाल्पिटेशन, बिल्कुल हार्ट पाल्पिटेशन भी होने लग जाता है। तो फिर इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी भी कुछ एडजस्टमेंट करती है, बदले हुए एनवायरनमेंट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट चल रहा है। आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, साइज नहीं। आरबीसी की साइज नहीं बढ़ती, नंबर बढ़ता है। जो पहाड़ों वाले हैं उनके पास आरबीसी की साइज भी बड़ी और काउंट भी ज्यादा। जब हम जाते हैं तो सिर्फ काउंट बढ़ता है, साइज नहीं। आरबीसी की साइज जेनेटिक है,
क्या वहां जाने से हमारा जीन बदल जाएगा? तो याद रखो, काउंट बढ़ रहा है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में रिलीजिंग कैपेसिटी, और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है बेटा। दूसरा पॉइंट, क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जिसे नहीं आ रहा हो बोर्ड पे देखेंगे। मान लीजिए जब हम प्लेन्स में रहते थे तो हमारे पास 10 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे, और ये 10 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल यहां पर चार चार ऑक्सीजन को लेके जाते थे और 40 की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। ठीक, पहाड़ों पे गए तो वहां पर हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। मैं नहीं कहता कि डबल ही होगा, लेकिन मान लो 20 हो गया। अब हर एक हीमोग्लोबिन अगर चार चार ऑक्सीजन के लिए रुका रहा, भारी पड़ेगा। बाहर ऑक्सीजन कम है, टाइम लगेगा। सेल चिल्ला रही है जल्दी भिजवाओ, तो हीमोग्लोबिन से कहो कि चार चार के लिए नहीं रुकना, दो दो को लेके आगे बढ़ो। रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। बाइंडिंग कैपेसिटी, रिलीजिंग कैपेसिटी, जल्दी छोड़ के वापस आएगा, सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ हमने भी अपनी फिजियोलॉजी को बदला, मतलब कि एक्लिमेटाइज किया बेटा। तो एल्टीट्यूड सिकनेस एक्लिमेटाइजेशन का ही एग्जांपल है। क्वेश्चन आ रहा है, आने दे। लेकिन उसके पहले एक बात और ये सुन लो कि 6 महीने तक पर्सन वहां रहा, फिर वापस आ गया, फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब एक्लिमेटाइजेशन टेम्पररी चेंज है और अडेप्टेशन परमानेंट, परमानेंट चेंज होता है। ठीक, यहां पर क्वेश्चन बोलते हैं, सुने ऑप्शन, सुने फिर आंसर दें। एक्लिमेटाइजेशन का, सॉरी, एल्टीट्यूड सिकनेस का सिम्टम है आरबीसी काउंट का बढ़ जाना, ब्रीथिंग रेट का बढ़ जाना, हार्ट पाल्पिटेशन, ऑल ऑफ द अबव। हार्ट पाल्पिटेशन सिम्टम पूछा है, एडजस्टमेंट थोड़ी पूछा है। तो एग्जाम में तो हमें ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ही तो हो रहा है, इसलिए आंसर ऑल कर देते हैं। नहीं करना बेटा, जो पूछा है उसी का आंसर करना है। ठीक, एक्लिमेटाइजेशन और अडेप्टेशन में फर्क समझ में आ रहा है? अडेप्टेशन परमानेंट, एक्लिमेटाइजेशन टेम्पररी, ये टेम्पररी चेंज होता है। जाओ, चलो कोई बात नहीं। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, एनसीईआरटी के पेज। टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं, ये एक्लिमेटाइजेशन का एग्जांपल है, टेम्परेचर का नहीं। एनसीईआरटी के पत्ते बता रहा हूं मैं। वैसे आपको पहले वाले पत्ते तो पता ही है, 2-3-2 से लेकर 2-3-8, 2-5-0, 2-5-1, 2-5-2, ये भी क्लियर है सबको? ठीक बात है। और अब एनसीईआरटी का चैप्टर 14 पढ़ना शुरू करना पहले पत्ते से। मैं यहां स्लाइड खोल लूं क्या? फिर वापस कर देंगे इसको भी। चैप्टर 14, ये वाला पेज पढ़ना है, ये वाला पेज पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, हाँ 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 हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड, हाँ हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक बात। बहुत कम पेजेस हैं एनसीईआरटी के।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कल के लिए ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ऑल आएगा आंसर, सही कर लो। कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? एक्सरसाइज फर्स्ट है पहले की इसकी, फर्स्ट का 61 पहले प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, वो नहीं मिलेगा नहीं बेटा, दोनों अलग अलग रह सकते हैं। उन चीजों से फायदा नहीं जो इसको आगे ये थोड़ी एक्सेप्शन है, ये सेकंड वाला है। दोनों के लिए कंबाइंड कर 5 साल से पढ़ रहा है सर, 5 साल से पढ़ रहा है सर।